Next question. Two particles are separated at horizontal distance x as shown in figure. So there are two particles, one at A and another at B. इन दोनों में initial separation है x. They are projected at the same time. Same time पे they are both projected. Okay, as shown in figure with different initial speed. तो A से जो प्रोजेक्ट हुआ उसका स्पीड है u by root 3 और जो B से प्रोजेक्ट हुआ उसका स्पीड है u. A का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 है और B का 60 है. The time after which the horizontal distance between the two particles becomes 0. मतलब ऐसा है, यहाँ से पार्टिकल A आया, it will reach some point here, और पार्टिकल B आया, that will also reach some point. So of course they will meet each other at some point. तो ऐसा हो सकता है that here at some point ये पार्टिकल नंबर 2 और ये पार्टिकल नंबर 1, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 0 होना मतलब बोथ ऑफ देम आर एट सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. मान लो एक पॉइंट था, सम पॉइंट P. इस P पॉइंट पे पार्टिकल 1 का और पार्टिकल 2 का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 0 हो गया, मतलब एक के ऊपर दूसरा है. इसी दो ऑब्जेक्ट्स है, बोथ आर थ्रोन, तो कहीं तो क्रॉस होंगे ना. जब वो क्रॉस होंगे उस पॉइंट पे उनका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा? 0 होगा. कैन यू इमेजिन दिस? यू आर थ्रोइंग वन एट 30 डिग्री, अदर एट 60, और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी दिया है. तो एक 30 डिग्री पे है, दूसरा 60 पे है, तो समवेयर दे विल क्रॉस ईच अदर, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विल बी 0. तो मान लेते हैं ये जो पहला पार्टिकल है इसका डिस्टेंस इज x1 और जो दूसरा पार्टिकल है इसका डिस्टेंस है x2. ओके, और आपको दिख रहा है यहां से x1 प्लस x2 इज x, तो x1 प्लस x2 इज x, ये आपको पता है. आपको पूछा है कि कौन से टाइम पे ऐसा होगा, एट व्हाट टाइम. तो और ये टाइम आपको दिया है इन टर्म्स ऑफ x, राइट. तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हाउ डू यू फाइंड आउट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन? नो, u इंटू टी, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी का एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट 0 होता है. तो आप यूज करते हो s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 a t स्क्वायर. फिर आप बोलते हो कि s मतलब x1 पहला केस और u मतलब u1, और ये टाइम दोनों केस में t रहेगा क्योंकि दोनों सेम आफ्टर प्रोजेक्शन एट सम टाइम t दे विल क्रॉस. प्लस ये आता है 0. ये 0 क्यों आता है? क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज 0. x1 u1, कौन सा कंपोनेंट देख रहे हो? u1 मतलब x कंपोनेंट, x लिखा है ना, तो x कंपोनेंट u cos ऑफ थीटा, थीटा मतलब यहाँ पे 30, लेकिन u कितना था? u बाय रूट 3 था, तो ये u बाय रूट 3 है. इनिशियल वेलोसिटी इज u बाय रूट 3 और ये आ गया t. तो आपको x1 मिल जाएगा u बाय रूट 3 cos 30 इज रूट 3 बाय 2 इंटू 2, ये कैंसल, ut बाय 2. ये आ गया आपके पास x1 इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास. ऐसे ही आप x2 फाइंड करोगे. x2 कैसे? सेम x2 विल बी u2t, बट अगर आप देखोगे तो u2 इज u, राइट, और ये cos ऑफ 60t, तो x2 इक्वल टू u cos 60 हाफ. इक्वेशन नंबर 3 ये डाल दो इक्वेशन नंबर 1 में.
So from equation number 1, 2 and 3 आपको मिल जाएगा x1 is ut by 2 plus ut by 2 equal to x, half or half 1. So ut equal to x, so t equal to x by u. t equal to x by u, ऑप्शन नंबर बी. मैं वापस क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं. इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है. यू हैव वन पार्टिकल एट ए, अनदर पार्टिकल एट बी, और दोनों का इनिशियल डिस्टेंस है x. आपने ए पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया with a speed of u by √3, so this is u1, और at an angle of 30. आपने सेकेंड को प्रोजेक्ट किया with speed of u, मतलब u2 equal to u, and at an angle of 60. So they will cross each other somewhere. तो मान लो they will cross each other at point P, some point P, इस पॉइंट पे क्रॉस करेंगे. इस P पॉइंट का डिस्टेंस A से x1 मान लिया और B से x2. तो व्हाट यू सी इज x1 प्लस x2 इक्वल टू x. करेक्ट. आपको टाइम चाहिए, कितने टाइम के बाद ये सिचुएशन आएगा. तो टाइम आपको अगर करना है फाइंड, और वो भी इन टर्म्स ऑफ x, क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन में x था. तो क्या करेंगे, हम पहले बोलेंगे s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर. तो s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर. s मतलब x और पहले केस के लिए 1, क्योंकि आप x कंपोनेंट देख रहे हो तो आप इसका भी x कंपोनेंट ही देखोगे. और आप सेकेंड केस में x2 के केस में भी वेलोसिटी का ओनली x कंपोनेंट. तो दिस इज इक्वल टू व्हाट इज ux. ux इज u cos ऑफ थीटा 30, लेकिन पहले का, इंटू t. और ये आप लिखोगे x2 इक्वल टू u2 cos 60 into t. So this is what you have. So u1 is u by √3, cos 30 is √3 by 2t, और ये आपको कैंसल, और x2 is ये u, 2 is u, और cos 60 is half t. तो यहां से आपको x1 ut by 2 मिला और x2 भी ut by 2 मिला. तो यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट करोगे, ut by 2 plus ut by 2 equal to x. This is ut equal to x, so t equal to x by u. So this is how you are supposed to solve this question. Simple and simple. X by u, not x by 2. Next question. Pankaj and Sudhir are playing with two different balls of masses m and 2m respectively. If Pankaj throws his ball vertically up and Sudhir at an angle theta, both of them stay in our view for the same period. The height attained by the two balls are in the ratio. So Pankaj and Sudhir are playing with two different balls. Okay. अब ऐसा है, थोड़ा सा यहाँ पे एक वर्ड एक्स्ट्रा डालना चाहिए था. इन्होंने बोलना चाहिए था if Pankaj throws his ball vertically up and Sudhir at an angle theta. वैसे तो समझ में आना चाहिए आपको. अगर पंकज ने वर्टिकली अप थ्रो किया है, सुधीर ने एट एन एंगल थीटा, तो एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, मतलब विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल इज 90 माइनस थीटा. ये दिस इज समथिंग जो आपको समझना है. तो लेट्स से केस वन ऑफ पंकज, और बोथ ऑफ देम मतलब पंकज एंड सुधीर नहीं, बोथ बॉल्स दे रिमेन इन आवर व्यू फॉर द सेम टाइम. मतलब ऐसा है कि जो पंकज ने बॉल थ्रो किया, जितना टाइम उसको वर्टिकली ऊपर जाके वापस नीचे आने में लगा, आपके व्यू में कब तक रहेगा बॉल?
ऊपर जाने से लेके नीचे आने तक, राइट। सुधीर ने जो प्रोजेक्टाइल मोशन में थ्रो किया उसका टाइम ऑफ फ्लाइट, और पंकज ने जो वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया उसका टाइम ऑफ फ्लाइट, दे आर सेम। तो ये आपको बताने की कोशिश कर रहे थे वो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व वन बाय वन ऑफ कोर्स। तो फर्स्ट केस यहां से थ्रो किया, ऑफ कोर्स इनिशियल वेलोसिटी कैन नॉट बी जीरो, तो सम वेलोसिटी u, टॉप मोस्ट पोजीशन पे v होता है 0, फिर आपको पता है v इक्वल टू u प्लस at, ये तो 0 है, u माइनस जी टी। अभी जब आप v इक्वल टू 0 लेते हो मतलब आप सिर्फ ऊपर जाने की बात कर रहे हो, नीचे की नहीं, मतलब आप बात कर रहे हो टाइम ऑफ एसेंट की। तो यहां से आपको मिल जाएगा u इक्वल टू जी टी ए, इसका तो टाइम ऑफ एसेंट आपको मिल जाएगा u बाय जी। और आपको पता है ग्रेविटी इज नॉट बायस्ड, जितना टाइम ऑफ एसेंट होता है उतना ही टाइम ऑफ डिसेंट होता है। तो बट टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट, देयरफॉर टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू u by g. So total time of flight in this case t1 is time of ascent plus time of descent, that is 2u by g, right? अब आपको रेशियो पूछा है हाइट्स का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। तो हाइट अटेन्ड आपको हाइट अगर फाइंड करनी है तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, मैक्सिमम हाइट पे दिस इज 0, u इज u स्क्वायर ही बोल दो इसको, और यह आएगा माइनस 2gh। तो यहाँ आपको मिल जाएगा h इक्वल टू, इसको सॉल्व करने के बाद h इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2g। तो u1, क्योंकि ये पंकज का केस है, पंकज का केस 1 लिया है, तो u1 स्क्वायर बाय 2g, राइट। मैक्सिमम हाइट का रेशियो मतलब ये भी h1। यहाँ तक क्लियर? पहला केस समझा अच्छे से, ऑब्जेक्ट को से ऊपर थ्रो किया, वर्टिकली अप थ्रो किया है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाल लिया 2u by g, और फिर आपको मिल गया h। अब आप बोलोगे टाइम ऑफ फ्लाइट क्यों निकाला, यूज कहाँ कर रहे हैं, करेंगे आगे जाके। अब केस 2 देख लेते हैं। केस 2 इज सुधीर, और याद रखना सुधीर के केस में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, एंड सो इट बिकम्स 90 माइनस थीटा विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। मतलब आपको सिर्फ बोला इतना है, दे आर टेलिंग यू सुधीर ने जो बॉल थ्रो किया वो थीटा एंगल विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विल बी 90 माइनस थीटा। ऑल राइट, अब टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पता है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट t2 विल बी 2u sin थीटा बाय g। यहाँ पे थीटा नहीं लिखोगे, 90 माइनस थीटा लिखोगे, तो ये आ जाएगा 2u cos थीटा बाय g, ये आ गया आपके पास t2, राइट। और अगर दोनों के दोनों हमारे व्यू में सेम टाइम के लिए रहेंगे तो इसका मतलब दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट होना चाहिए सेम, t1 इक्वल टू t2। t1 है 2u बाय g, और ये u1 है, बाय द वे दिस इज u1, ये u1, और यहाँ पे भी ये u1, ये भी ये u1, तो ये सब 1 1 वाले केस है, और ये 2 है, 2 and 2। तो अगर t1 इक्वल टू t2 लिखोगे तो t1 कितना है 2u1 बाय g, और t2 कितना है 2u2 cos थीटा बाय g। जी गया, 2 भी गया, तो u1 इक्वल टू u2 cos थीटा, ऐसा आपको मिलेगा, करेक्ट। आपको पूछा था रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट्स, एक हाइट u1 स्क्वायर बाय 2g है पहले का, और दूसरे का h2 मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला h2, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, सुधीर ने जो बॉल थ्रो किया था वो प्रोजेक्टाइल मोशन था, प्रोजेक्टाइल मोशन का मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला था u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाय 2g। गलती से भी थीटा बोला तो गए, सॉल्व नहीं होगा,
गए काम से। तो H2 इक्वल टू U2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2G। बट वेट अ मिनट, हाँ ये U1 स्क्वायर है, ये U1 स्क्वायर है बाय 2G। तो H1 और H2 सेम आ गए, तो रेशियो 1:1 होगा। Therefore H1 by H2, इसको मैं H1 ही बोल देता हूं, तो H1 by H2 इक्वल टू 1:1। ऑप्शन नंबर बी अब करेक्ट है। वेट अ मिनट, बट डू वी रियली वांट टू डू दिस मच? थोड़ा लंबा हो जाएगा, शॉर्टकट सोचते हैं। लेट अस थिंक ऑफ द शॉर्टकट्स, क्योंकि जब तक शॉर्टकट्स आपको फाइंड नहीं करते आएंगे तब तक you will be putting a lot of time to solve the same question। तो क्या कर सकते हो? पहला केस था वर्टिकली अप, राइट? तो केस 1 जो था वर्टिकली अप। You need to start looking at equations now। आपको अब पता होना चाहिए, जब वर्टिकली अप फेंकते हो डायरेक्टली पता होना चाहिए u स्क्वायर बाय 2g, हाँ v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये सॉल्व करके ही आता है। आ गया? क्या किया था हमने? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, टॉप टॉप पोजीशन पे v था 0, u था इनिशियल स्पीड, और s है h और a है -g, करेक्ट? तो ये आपको ऑलरेडी पता है। गुड। तो अगली बार से याद रखना, when the ball is thrown vertically up, maximum height is initial velocity square upon 2g। गुड, इतना पता है, इतना पता है। अब आगे मैं h1 u1, अब इसके आगे what else do you know? टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ एसेंट निकालने के लिए आपने बोला v इक्वल टू u प्लस at, फिर u v तो 0 है, u माइनस gt, तो t इक्वल टू u बाय g। ये टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं है, टाइम ऑफ एसेंट है। टाइम ऑफ फ्लाइट सिर्फ 2 टाइम्स होगा, तो यहाँ पे ये याद होना चाहिए कि टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u1 बाय g, करेक्ट? राइट? इतना ऑब्जर्वेशन अगर आपका है तो यहां से आपको समझ में आ रहा है कि h1 इज प्रोपोर्शनल टू u1 स्क्वायर, क्योंकि 2 और g कांस्टेंट, और यहां से आपको समझ में आ रहा है कि t1 इज प्रोपोर्शनल टू u1, मतलब t1 प्रोपोर्शनल टू u1 मतलब u1 प्रोपोर्शनल टू t1, है ना? द सेम थिंग, a प्रोपोर्शनल टू b मतलब b प्रोपोर्शनल टू a। तो यूजिंग दिस टू, height is proportional to t1 का square। तो this is something very important। अभी केस 2, सुधीर, इसका भी इलाज करते हैं। अब इलाज करना पड़ेगा इसका, सिंपल है ये भी। यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट पता है आपको, यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट t1 t2 इक्वल टू u2 cos of theta by, टाइम ऑफ फ्लाइट में ऊपर 2 आता है, नीचे नहीं, 2u2 बाय g, करेक्ट? वो हाइट में नीचे 2g होता है, राइट? और डायरेक्टली कॉस क्यों लिखा? इट इज साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। वेरी गुड। अगर आप यहाँ पे भी हाइट का इक्वेशन लिखोगे, हाइट का इक्वेशन u2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2g, तो अगेन डू यू सी कि थीटा तो कांस्टेंट है, एंगुलर पोजीशन कांस्टेंट है, टू भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, तो t2 इज प्रोपोर्शनल टू u2, और यहाँ पे भी h2 इज प्रोपोर्शनल टू u2 स्क्वायर, राइट? बट u2 इज प्रोपोर्शनल टू t2, तो h2 इज प्रोपोर्शनल टू t2 स्क्वायर। तो अल्टीमेटली आपको मिल गया h2 प्रोपोर्शनल टू t2 स्क्वायर। मतलब मैं अगर h1 बाय h2 करता हूं, अगर मैं h1 बाय h2 करता हूं तो मुझे t1 बाय t2 का स्क्वायर मिलेगा, बट दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट तो सेम बोला है, बिकॉज दे रिमेन इन द व्यू फॉर द सेम टाइम, तो ये आ गया 1:1। तो ऐसा भी आप कर सकते हो, आपके ऊपर है हाउ यू वांट टू डू दिस। अब और भी शॉर्टकट है,
होता रहेगा। ये कॉस आए या साइन आए क्या फर्क पड़ता है? वो कब फर्क कब पड़ता है, जब दो प्रोजेक्टाइल मोशन को कंपेयर करते हो। यहाँ पे एक प्रोजेक्टाइल था, एक वर्टिकली अप था, राइट। तो इन जनरल टाइम ऑफ फ्लाइट में टाइम ऑफ फ्लाइट इज प्रोपोर्शनल टू u2, क्योंकि थीटा तो कांस्टेंट है ना। थीटा अगर विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल हो या थीटा विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल हो, वो तो कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट है। गुड। तो t इज प्रोपोर्शनल टू u एंड h इज प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर, तो h इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। यहाँ पे भी डायरेक्टली होता है। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। डन। So if you don't want to find out the total time of flight of a vertical motion by first finding of time of ascent then time of descent, अगर ऐसा नहीं करना है, वो तो ठीक है, टाइम ऑफ ascent मिल गया तो टाइम ऑफ descent सेम आता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, तो देयर आर अनदर वेज। जैसे पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ, h1 डिस्टेंस कवर करके ऊपर गया, वापस h1 डिस्टेंस कवर करके नीचे आया। टोटल डिस्टेंस कितना? 2h1। वेरी गुड। ओके। s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। s कितना है? 2h1 है, राइट। आपको क्या फाइंड करना था? टाइम इक्वल टू u, और ये टोटल टाइम, क्योंकि ऊपर गया और वापस नीचे आया, करेक्ट, क्लियर। और एक्सेशन तो है 0, बराबर। तो यहां से आपको t क्या मिलना चाहिए? 2h1 बाय u। ओके। ऐसा मिला था क्या? नहीं मिला था। नहीं मिला था? मिला था। कैसे मिला था? यू नीड टू नो कैसे। दिस इज डन, दिस इज डन। h1 is u1 स्क्वायर बाय g। गुड। h1 is u1 स्क्वायर बाय, ऐसा नहीं है, आप वो बोल सकते हो हाइट का इक्वेशन जो है, हाइट का इक्वेशन है u1 स्क्वायर बाय 2g। तो यू कैन से दैट, नहीं, हियर u1 स्क्वायर बाय 2g। अगर आप u1 स्क्वायर बाय 2g यहां सब्स्टिट्यूट करते हो, लेट अस से ऐसा करते हो, फिर तो ओनली u बाय g बचेगा। हाँ, तो हमारे पास ऐसा था क्या? नहीं, 2 था। तो अब वन मोर इक्वेशन यू हैव टू यूज। विच वन? काइनेमेटिक्स के 3 ही इक्वेशन है आपके पास, कौन सा? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, इफ यू से v इक्वल टू यू प्लस ए टी, व्हाट इज v? गए। यू से 0 तो गए काम से। थिंक, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, बट यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग। ओके, तो अब ये आधा मैंने बता दिया और आधा पार्ट करोगे आप कंप्लीट। लुक, 2h1 बाय u, और यहाँ पे था आपके पास u1 स्क्वायर बाय 2g। हाँ, तो अब इतना पार्ट, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर बात करोगे तो 2u1 बाय g, हमें वहां पे क्या मिला? हमें क्या मिला? 2h1 बाय g, करेक्ट, यही मिला था ना? 2h1 बाय g मिला था, 2h1 बाय u। वेरी गुड। तो हमको मिला था 2h1 बाय u1। ओके, तो अब सिर्फ आपको हिंट देने के लिए, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, और ये दोनों इक्वल कब होंगे ये अब आप सोचो, और यू हैव टू वर्क दिस आउट। ओके, तो देयर इज वन मोर मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट डायरेक्टली टी, टाइम ऑफ फ्लाइट। आधा बता दिया, आधा आप करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। Time taken by the projectile to reach from A to B is t. Okay. Then the distance AB is, मतलब बेसिकली ये A पॉइंट से B पॉइंट तक जाने के लिए, A to B जाने के लिए टाइम अगर t लगता है, तो व्हाट इज डिस्टेंस AB? और आपको यहाँ पे कुछ एंगल्स दिए हैं। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल 60 दिया है, और ये अभी इंक्लाइन प्लेन है कि नहीं, वी डोंट नो। वो सब कुछ बोला नहीं, इंक्लाइन प्लेन है कि नहीं। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, और वो स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना है? 30।
तो यू डोंट नो इफ इट इज इंक्लाइन प्लेन और नॉट, राइट? तो आपको ए बी डिस्टेंस निकालना है, ए बी डिस्टेंस। अब ऐसे क्वेश्चंस में यू हैव टू सी द सिचुएशन। यहाँ पे अगर मुझे ए बी डिस्टेंस निकालना है और अगर मैं बी से नीचे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ, उसको सी बोल देते हैं, तो ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में ए बी जो है वो है हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं यहाँ पे cos 30 लेता हूँ, cos 30 not 60, if I take cos of 30, it is adjacent side AC upon hypotenuse AB। तो मुझे मुझे AB चाहिए था, we want to find out what is AB। तो AB is equal to AC by cos 30। So if you can find out what is AC, A to C डिस्टेंस अगर आप फाइंड कर पाओ, जो आप कर सकते हो, कैसे कर सकते हो? x कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि AC इज x कंपोनेंट। अगर प्रोजेक्टाइल यहाँ पे भी है तो उसका x, y होगा ना, ये x हो गया, ये y हो गया। तो x कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज uxt, है ना? x s equal to ut plus 1/2 at square। S is x, u is ux, t is t and ax is 0। मैंने इसलिए बोला था कि डोंट बी ओवर जजमेंटल, नहीं तो बोला कि ये इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन पे ax 0 नहीं होता है, तो ये इंक्लाइंड प्लेन पे मोशन नहीं है, ये नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन है। अगर बोला होगा इंक्लाइंड प्लेन, कहीं बोला क्या इंक्लाइंड प्लेन? नहीं, तो इसको नॉर्मल मतलब ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन ट्रीट करना पड़ेगा, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। अब तो uxt, ux, तो x इक्वल टू uxt, x इक्वल टू uxt। व्हाट इज ux? u cos थीटा यहाँ पे 60 है, एंड x इज ac, ac is x, a to c is this, तो ab इक्वल टू ac मतलब x। ओके, यस। तो अभी मैं काम करता हूं, मैं इसको नीचे लिख देता हूं, आई विल राइट डाउन हियर। तो हमारे पास cos 30 आया AC बाय AB, फिर हमको यहां से मिला AB इक्वल टू AC cos 30, AC बाय cos 30, बट AC हमको मिला x, और x है uxt और ux है u cos 60t, राइट? तो AC आपको मिल गया, therefore AB is equal to AC which is u cos 60t और नीचे है cos 30। cos 60 होता है 1/2 और t, और ये होता है √3/2, by 2 कैंसल, ut by √3, ut by √3 ऑप्शन नंबर A। Next question. A particle is projected from the ground with an initial speed of v, u को v बोला है, at an angle theta with horizontal. The average velocity of the particle between its point of projection and highest point of trajectory. Very good. तो पहले क्वेश्चन समझ लो, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको आपने प्रोजेक्ट किया, और जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन की बात होगी तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स यू हैव टू स्पेसिफाई। तो ये आ गया x और y, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेटर ऑन वी विल नॉट बी डूइंग ऑल दिस। ये आ गया उसका हाईएस्ट पॉइंट, दिस इज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, दिस इज लेट अस से हाईएस्ट पॉइंट। आपको बोला है इनिशियल वेलोसिटी था v, जिसको हम u बोलते हैं, इसको ये लोग बोल रहे हैं v, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है थीटा। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड मैक्सिमम, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड नहीं, एवरेज वेलोसिटी। आपको पता होगा कि एवरेज वेलोसिटी जब बोले तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और आपको पता है डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर drawn from point of projection to the final point. So it is a vector drawn from origin to point B. और आपको पता होगा और होना भी चाहिए कि ये मैक्सिमम हाइट पे y कंपोनेंट बन जाता है h और मैक्सिमम हाइट पे x कंपोनेंट बन जाता है r/2, क्योंकि आधा कवर हो गया, पूरा होता तो रेंज का आधा है। क्लियर? तो द मोमेंट यू सी सच वर्ड्स एट हाईएस्ट पॉइंट, है ना, at highest point the average velocity of the particle between the point of projection and highest point of the trajectory immediately is to click, तो y कंपोनेंट h होगा, x कंपोनेंट r/2 होगा। और फिर डिस्प्लेसमेंट का मैंने आपको बताया था, जिनको नहीं याद है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर होता है, लेट अस से r वेक्टर, ये होता है rx i कैप प्लस ry j कैप। इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस, वेरी गुड। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी में जब आप डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हो, मतलब आप बोल रहे हो अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर, और टाइम विल बी टाइम ऑफ फ्लाइट बाय 2, हाफ मतलब टाइम ऑफ एसेंट, राइट? तो टाइम ऑफ फ्लाइट बाय 2 लिखो या टाइम ऑफ एसेंट लिखो, आपके ऊपर, राइट? अगर आप टाइम ऑफ एसेंट लिखोगे तो और भी अच्छा, क्योंकि इट इज जस्ट u sin थीटा बाय g, इट इज u sin थीटा बाय g, और u sin थीटा बाय g वापस आने के लिए तो 2u sin थीटा बाय g इज टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके गुड। अब x मैंने बता दिया, x है r/2, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ r/2 का स्क्वायर प्लस हाइट, हाइट ये था uy स्क्वायर बाय 2g, बराबर, हाइट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, मतलब uy स्क्वायर बाय 2g। तो ये हाइट को मैं फिलहाल हाइट ही लिख रहा हूं, मतलब y की जगह पे h, फिर h की जगह पे बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे, और नीचे का टाइम ऑफ एसेंट। अब ऐसा करते हैं, what we will do is we will substitute for range. Range is 2ux uy by g, और ये 2 ऑलरेडी था, इसका स्क्वायर, और हाइट ये था uy स्क्वायर बाय 2g, इसका स्क्वायर, अपॉन टाइम ऑफ एसेंट एज यू सेड इज uy बाय g, करेक्ट? गुड। अगर इतना पता है ये और ये आंसर। अब इंटरेस्टिंगली ये uy स्क्वायर बाय uy बाय g दोनों में है ना, तो क्या करो, कॉमन निकालो। तो यहाँ पे uy स्क्वायर बाय g स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, पहले टर्म में से uy स्क्वायर बाय g स्क्वायर कॉमन, अंदर बचा ओनली अरे uy बाय g स्क्वायर करके कॉमन निकाला तो अंदर से बचेगा ux का स्क्वायर। यहाँ पे uy बाय g कॉमन निकाला, एक uy ऊपर और नीचे 2, इसका स्क्वायर और इसका 4, इसका आएगा 4 यहाँ पे, तो दिस इज 4 ओवर हियर, और ये 4 है ना, दिस इज 4, तो समझ लेना ये 4 है, नहीं तो फिर उसको u समझ लिया तो गड़बड़ हो गई। 4 अपॉन uy बाय g। अब मैंने जानबूझ के कॉमन निकाला है, क्योंकि एज यू कैन सी कॉमन निकालने से क्या होगा, कैंसल होगा, ये बाहर निकलेगा रूट से, ये रूट से बाहर निकलने के बाद कैंसल होगा, ये आ जाएगा uy बाय g अपॉन uy बाय g, बाय बाय आंसर। अब ऊपर क्या बचा था, ux स्क्वायर, ओके ओके, तो ये था आपके पास ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर बाय 4, और इसका अंडर रूट। तो अब एक काम करते हैं, आई एम टायर्ड ऑफ 4 हियर, तो मैं पहले तो करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई, अंडर रूट ऑफ 4ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4, और 4 रूट के बाहर आके
टू, तो टू है, ऑप्शंस में टू है, मतलब एटलीस्ट वी आर ऑन द राइट ट्रैक। नीचे टू है ना, तो सही चल रहे हैं। तो ये भी कभी कभी बीच में चेक करना पड़ता है, सही जा रहे हो कि गलत जा रहे हो। ओके, देन उसके बाद आ गया आंसर, फॉर श्योर आ गया आंसर, और फॉर श्योर आंसर आएगा सी। वाई? ट्रिग्नोमेट्री पता होना चाहिए। अंडर रूट ऑफ 4 यू एक्स था, यू कॉस थीटा, है ना, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन यू को बोला है वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये था, नहीं यू है वी साइन थीटा, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन अपॉन टू, ये रूट के अंदर नहीं है, टू टू बाहर है। अब ऐसा है, एक काम करो, ये जो 4 वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर था ना, 4 था, इसमें से पहले तो वी स्क्वायर बाहर निकालो। हाँ, वी स्क्वायर सब में है तो बाहर आ गया। फिर यहां बचा था 4 कॉस स्क्वायर, उसको मैं लिखता हूं 3 कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, राइट। 3 + 1 4 ही होता है ना, हाँ तो बराबर है, प्लस साइन स्क्वायर और अपॉन वोल अपॉन 2, और ये कॉस स्क्वायर प्लस 1, और ये वी स्क्वायर बाहर, v/2, तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो मैंने बोला था 3 कॉस स्क्वायर आएगा, ये आ गया 3 कॉस स्क्वायर। So that's it for today.